हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की कि क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग, इसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह सारी बात जो वो इस सेशन के अंदर करेंगे। लगभग 2 सेशन का टाइम लगेगा। एक इसका कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इस वजह से उसको पूरे को हम एक अलग सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी का जितना पोर्शन है वो सारा का सारा हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आप अच्छे से समझेंगे तो वो समझने में थोड़ी आपको आसानी होगी। क्लियर है? शुरुआत करते हैं हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कि सर ये प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या, कहाँ लगता है, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है। सर मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड, मेथड वो होते हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन में लगे कि अगर काम इस तरीके से होता है तो लगेगा। सर जैसा ये प्रोसेस कहाँ पे लगेगा? प्रोसेस वहाँ लगेगा जहाँ काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो, प्रोसेस बाय प्रोसेस हो। सर लाइक फॉर एग्जांपल आप बताइए। देखिए, फॉर एग्जांपल अपना काम है कपड़े बनाने का, रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं अपन, जींस और शर्ट जो वो बनाते हैं। ठीक है सर, अभी हम क्या करते हैं, रेशम के कीड़े हैं, उनसे रेशम निकालते हैं, उस रेशम से धागा बनाते हैं, धागे से फिर कपड़ा बनाते हैं और कपड़े से फिर पैंट और शर्ट बनाते हैं। तो यहाँ काम कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। या फिर आप पेपर इंडस्ट्री में देख लीजिए, जहाँ पर क्या लिया जाता है, पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उनको मिक्स करके उनकी लुगदी बनाई जाती है, फिर उस लुगदी को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, फिर उनको वापस प्रेस किया जाता है, सही किया जाता है क्लीनिंग वगैरह करके, और फिर पेपर है जो तैयार होता है। सर क्या बात कर रहे हो, प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर आपने पहले बात किया था कि प्रोसेस के अंदर बैच लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर एक ही मेथड लगेगा, एक जगह पर दो या दो से ज़्यादा मेथड भी लग सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? पेपर के अंदर क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है इस वजह से बैच कॉस्टिंग लग रहा है, इस वजह से, सॉरी, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है इस वजह से यूनिट कॉस्टिंग लग रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, इस वजह से यूनिट कॉस्टिंग लग रहा है। प्रोडक्ट जो वो आइडेंटिकल है इस वजह से यूनिट कॉस्टिंग लग रहा है। क्लियर है? माफ़ कीजिएगा। हाँ, और वहाँ काम जो है वो कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। काम जो होता है वो कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग भी लगता है। सर दो मेथड लग सकते हैं क्या? हाँ जी, दो मेथड लग सकते हैं, और एक अलग से मेथड भी है कॉम्पोजिट कॉस्टिंग, जैसे जिसकी अगर आप पढ़ोगे कि सर कॉम्पोजिट कॉस्टिंग क्या है, तो कॉम्पोजिट कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर एक मेथड जो है वो न लग के एक से ज़्यादा मेथड लगे, वहाँ पर कॉम्पोजिट कॉस्टिंग कहा जाता है। ठीक है सर, मान लिए कि यहाँ पर काम जो है वो प्रोसेस के अंदर होगा। अभी यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, हमें क्या समस्या होगी, हमारे अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस ए जो है वो प्रोसेस बी को ट्रांसफर कर रहा है, मान लीजिए प्रोसेस बी प्रोसेस सी को ट्रांसफर कर रहा है, और प्रोसेस सी जो है वो फिनिश गुड्स तैयार करता है, तो फिनिश गुड्स जो वो एक अलग से अकाउंट बना लिया जाता है, फिनिश गुड्स अकाउंट, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है सर? अब यूं तो देखोगे तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर नया कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ आप क्या करोगे, प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो सीखोगे। प्रोसेस अकाउंट जो वो किस तरीके से बनाते हैं वो सीखोगे। सर वो उसमें क्या होगा, नया पॉइंट क्या होगा? देखिए, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब उसको एक अलग ही रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया जाता है कि तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो। अब इंडिपेंडेंट पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। सर कंप्लीट और पार्शियल का मतलब, या तो प्रोसेस ए को जैसे कहा गया कि भाई तुम्हें एक काम करना है, प्रोसेस ए के मैनेजर को कहा कि हम तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, वो तुम्हारे हिसाब से देखेंगे कि तुमने कितना काम किया और कितना प्रॉफिट मुनाफा वगैरह में कमा के दिया, वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से करें। क्लियर? अब प्रोसेस ए का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है, प्रोसेस बी में जाता है। अब प्रोसेस ए ने कहा कि यार तुम मेजर कैसे करोगे, मेरी बुक के अंदर कोई प्रॉफिट तो है नहीं जो तुम उसके हिसाब से मेजर करो। कंपनी ने कहा प्रॉफिट क्यों नहीं, प्रॉफिट लिखो। उन्होंने कहा यार प्रॉफिट कैसे लिखूं, मैं तो कोई बार थोड़ी सेल कर रहा हूँ, मैं तो अपने सेकंड डिपार्टमेंट को सेल कर रहा हूँ, सेकंड प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसी को भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चाहे तुम सेकंड प्रोसेस बी को कर रहे हो जो अपनी ही कंपनी का है, लेकिन उससे मानो कि वो अलग है और उसको ट्रांसफर करते हो
कॉस्ट पे ना करके सेल प्राइस पे कीजिए, उसको ट्रांसफर क्या कर दीजिए, नॉर्मल की जगह कॉस्ट की जगह सेल प्राइस पे कीजिए, तो तुम्हारी बुक के अंदर प्रॉफिट आएगा और हम उसके हिसाब से मेजर करेंगे। उन्होंने कहा कि यार बी ने कहा कि अगर सर ये ज़्यादा लिख दिया, तो अगर ये ज़्यादा बताने लग गया कि इतने में इतना प्रॉफिट मैं लिखना चाहता हूँ, फिर बी को कहा कि तुम एक काम करना, अगर ए ठीक दे तो ठीक, नहीं तो आप बाहर से भी खरीद सकते हो। अब ये इंडिपेंडेंस कंपनी टू कंपनी होती है, कई जगह बाहर से परमिशन होती है, कई जगह बाहर से परमिशन नहीं होती। कई जगह ए को भी जैसे परमिशन दे दी गई तुम बाहर भी सेल कर सकते हो, कई जगह नहीं दी गई, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन मान लीजिए, और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कंपनी मैक्सिमम जो अपन क्वेश्चन में देखेंगे वो ऐसा है कि फिक्स रेट दे देते हैं, ए को कहा जाता है कि तुम बी को जो ट्रांसफर करोगे वो कॉस्ट में 20% जोड़ के ट्रांसफर करोगे, बी को कहा गया कि तुम सी को जब ट्रांसफर करोगे तो सेल का 20% जोड़ के करोगे। ऐसा फिक्स उन्होंने परसेंटेज कंपनी की पॉलिसी जो है वो बना रखी। ट्रांसफर प्राइसिंग जो है इसे कहा जाता है कि अंतर डिपार्टमेंट जो हम क्या करते हैं, कुछ पैसा जोड़ के ट्रांसफर करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो यहाँ समझिएगा, अकाउंट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम है, अकाउंट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम है और दो ही बातें जो वो हम करेंगे। एक तो पहला तो बेसिक की प्राइम प्रोसेस अकाउंट बनेगा कैसा। सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अब प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को ट्रांसफर किया, वो कॉस्ट पे ना करके ज़्यादा प्राइस पे किया, मान लीजिए ट्रांसफर प्राइस पे किया, तो उस केस के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिखा वो क्या लिखा, प्रॉफिट लिख दिया। अब ये जो प्रॉफिट है क्या एक्चुअल में बुक में आना चाहिए क्या? समझिएगा, क्या ये एक्चुअल में बुक में आना चाहिए क्या कंपनी के? नहीं, एक्चुअल में बुक के अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज ए कंपनी देखें, अगर हम एज ए कंपनी देखें ओवरऑल, तो क्या ये प्रॉफिट हमने रियलाइज किया है क्या? नहीं सर, प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया। सर प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया मतलब भाइयों देखो, अगर मैं इस जेब से इस जेब में पैसा ट्रांसफर करके कुछ कमा सकता हूँ क्या? नहीं। समझ पा रहे बात? अल्टीमेटली मुझे किसी और को सेल करना होगा, बाहर वाले को सेल करना होगा। समझ पा रहे बात? वैसा का वैसा ए ने बी को ट्रांसफर किया तो ए किसका, उसी कंपनी का, बी भी उसी कंपनी का, तो ए ने बी को ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट लिख तो दिया बुक में उन्होंने मेजरमेंट के लिए, लेकिन क्या एक्चुअल प्रॉफिट है वो? नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं। ईयर एंड होगा तो क्या ऐसे प्रॉफिट को हटाना होगा क्या? हाँ, अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो ऐसे प्रॉफिट को हटाना होगा। समझ पा रहे बात? क्यों? क्योंकि ए ने बी को ट्रांसफर किया तो उसने कुछ जोड़ के लिखा, बी ने सी को ट्रांसफर किया तो उसने कुछ जोड़ के लिखा, और सी ने फिनिश गुड्स में भेजा तो उसने भी कुछ मान लीजिए जोड़ के लिखा। तो उसके पास फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी, उसमें सिर्फ कॉस्ट का एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो एक तो हमारा आएगा कि ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अगर जुड़ रखा है तो उसको कैसे हटाए। एक तो हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम क्या आएगी, इस इंटर प्रोसेस के प्रॉफिट को कैसे हटाए। दूसरा जो है वो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। अब नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, रीज़न ये है क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली एक ही कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ चुके हो अभी तक के। सर कौन सा? नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस, जिसे आपने मटेरियल चैप्टर में देखा, एम्प्लॉय चैप्टर में देखा, ओवरहेड चैप्टर में देखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपने बहुत बार देखा है। सर बाकी जगह जैसा ट्रीटमेंट किया वैसा वैसा यहाँ किया जाएगा क्या? हाँ जी सर, बाकी जगह जैसा ट्रीटमेंट किया वैसा वैसा यहाँ किया जाएगा। सर बाकी जगह क्या ट्रीटमेंट किया, कुछ बता सकते हैं? बाकी जगह हमने कहा कि भाई अगर नॉर्मल लॉस है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा, और अगर एबनॉर्मल है तो वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा, जैसे मेटेरियल की बात करें तो वहाँ हमने ये भी देखा कि कॉस्ट पर यूनिट अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी परचेज माइनस नॉर्मल लॉस जो भी है वो करके। हाँ जी सर, लेकिन यहाँ एक चीज़ और आ सकती है कि जो नॉर्मल लॉस हो वो ऐसा ना हो कि जीरो वैल्यू ही हो, हमेशा ज़रूरी नहीं है उसको, अगर उससे कुछ पैसा अगर रियलाइज हो तो उस केस के अंदर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वगैरह वगैरह। क्लियर? तो अभी तक जो है हमने बेसिक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले वो हमने देखा। सर और इसके अंदर क्या पढ़ने वाले, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और हम क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, काम चल रहा था काम चल रहा था, बीच में आ गया 31 मार्च। सर 31 मार्च बीच में आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? 31 मार्च को आपको क्या करना है, अकाउंट क्लोज करने।
अब 31 मार्च को क्या जरूरी है कि सारी यूनिटें पूरी तरीके से तैयार हो? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं पूरी यूनिटें कि 100% तैयार हो। कुछ यूनिटें आधी अधूरी भी होगी, जैसे किसी पे मटेरियल लग गया, लेबर और ओवरहेड लगना बाकी है, या फिर कुछ भी नहीं लगा है, या फिर आधा काम हो चुका है, सब 50-50 लगे। समझ पा रहे बात? जैसे पेन बन रही थी, तो जैसे 5,000 पेन तो कंप्लीट तैयार हो गई, और 5,000 पेन तो कंप्लीट तैयार हो गई, और मान लीजिए 500 पेन ऐसी थी जिनके ऊपर आधा काम हो चुका था और आधा काम बाकी था। अब टोटल जो कॉस्ट लगी है उससे आपको क्या निकालना, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इन 500 यूनिट का क्या करें, इग्नोर करें, ये पूरा कंसीडर करें? इग्नोर करना भी गलत, क्योंकि इनके ऊपर काम हुआ है, कॉस्ट लगी है। और कंसीडर करना, तो पूरा कंसीडर करना भी गलत है, क्योंकि पूरा काम हुआ नहीं है, तो पूरा कंसीडर भी क्यों करें? सर फिर क्या किया जाए? तो फिर वहाँ होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कि कितने के बराबर काम हुआ। समझ पा रहे हो बात? तो फिर हम परसेंटेज निकालते हैं कि 500 जो है 50% कंप्लीट हुई मान लो, तो हम क्या कहेंगे कि 550% मतलब 250 यूनिट जो है उसके बराबर। सर बहुत आसान सी तो बात है, ये तो बहुत आसान है, इसके अंदर आप कह रहे थे कि इतना क्यों लगेगा? समझिएगा, अगर सिर्फ क्लोजिंग WIP हो तो आसान है, फिर आता है ओपनिंग WIP हो भी हो तो क्या होगा, फिर आता है फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो क्या, फिर कहते हैं लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो क्या, एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं तो क्या। समझ पा रहे बात? तो ये जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो हम एक अलग सेशन के अंदर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आपने अच्छे से एक बार देख लिया तब तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? बाकी का जो पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार आप हमें बता दीजिए। हाँ जी, तो ये अपने टोटल कॉन्सेप्ट है प्रोसेस एंड ऑपरेशन के अंदर, प्रोसेस अकाउंट, उसके बाद में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इंटर प्रोसेस, जिसमें से आज के सेशन के अंदर हम प्रोसेस अकाउंट देखेंगे और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट देखेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम एक अलग से सेशन रखेंगे, उसके अंदर ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। देखिए बहुत आसान है, प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। जो भी कॉस्ट लगेगी वो सारी आप एक साइड में लिखते जाओगे, और उसमें से देखिए मान लीजिए आपने मटेरियल के अंदर क्या पढ़ा था कि 1,00,000 रुपए के अंदर आपने 10,000 kg खरीदे, और जिसमें से 10% नॉर्मल लॉस है तो 9,000 kg मिले। तो आप वहाँ पर कह रहे थे कि सर पर यूनिट कॉस्ट जो वो हमारी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000 में से 10% लॉस चला जाता है, 9,000 यूनिट ही मिलती है। क्योंकि वो हमें नहीं, हर किसी को 9,000 मिलती है, इस वजह से हम 9,000 ही कंसिडर कर सकते हैं। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 9,000, 11.1111 रुपीज़ हम कंसिडर करते हैं पर यूनिट। क्या इतने तक आपको पता है? हाँ जी सर, इतने तक हमें पता है। देखिए कि 1,00,000 रुपए में हम 10,000 kg लेके आते हैं, 10% नॉर्मल लॉस है, मतलब वो हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। एक एग्जाम्पल भी लिया था कि घर के अंदर लाइट जाए तो हम बाहर जाते हैं, मोहल्ले को देखते हैं, मोहल्ले की लाइट गई है तो हम आराम से आके सो जाते हैं, क्योंकि हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पीछे से लाइट कटी वो वापस आ जाएगी। क्लियर है? मेरे एग्जाम्पल में लाइट इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि क्लासेज में गांव से ले रहा हूँ और यहाँ लाइट की दिक्कत है, इस वजह से बहुत जाती है। हालांकि इन्वर्टर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इन्वर्टर की भी एक कैपेसिटी होती है, तो इस वजह से मेरे एग्जाम्पल के अंदर ये लाइट जो है वो ज़्यादा रहता है। तो ये 11.1111 रुपये। अब मान लीजिए ये जो 1,000 kg है इसकी कुछ सेल वैल्यू भी हो, इसकी कुछ सेल वैल्यू भी हो, मतलब सर जैसे ये जो 1,000 kg है इसको आपने सेल किया, जो नॉर्मल लॉस थे वो खराब हुए, जरूर खराब हुए, लेकिन एकदम से खराब नहीं हुए, और उनको 2,000 रुपये में सेल कर दिया। तो क्या आप ये कहेंगे कि 1,00,000 रुपये में 9,000 यूनिट बने मिली, या आप ये कहोगे 98, ये 2,000 हटाने के बाद 98,000 में 9,000 मिली? सर क्योंकि नॉर्मल लॉस की यूनिट हटा रहे हैं, तो उससे अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो वो भी हटाना चाहिए, ये जायज़ है। समझ पा रहे बात? क्योंकि नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जा रहा है, तो नॉर्मल लॉस से कुछ पैसा रियलाइज हो तो वो भी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम होना चाहिए, जाहिर सी बात है। समझ पा रहे बात? हाँ जी सर, ये तो एकदम फेयर बात हुई, क्योंकि नॉर्मल लॉस जब वो आप यूनिट में सेट आ रहे हो तो उसकी वैल्यू जो है वो भी कॉस्ट में सेट आई है। हाँ जी सर, इतनी बात समझ आ गई, इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। अगर ये समझ आ गया तो आपको प्रोसेस अकाउंट में कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखिए
प्रोसेस अकाउंट को एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो थोड़ा सा एक बार शुरू में ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से करना है, फिर आपको एक बार अच्छे से ग्रिप आ जाए फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, 10,000 kg का रॉ मटेरियल दिया और मटेरियल की कॉस्ट जो थी वो 10,000 थी और 5,000 का आपका वेजेज लगा और 3,000 का आपका अदर एक्सपेंसेस लगे। टोटल आपके 18,000 की कॉस्ट लगी, जिसमें से 10,000 यूनिट जो है वो इनपुट दिया था आपने, जिसमें से 1,000 का नॉर्मल लॉस होता है, 10% नॉर्मल लॉस होता है। और ये जो नॉर्मल लॉस है ये मान लीजिए आप 1,000 रुपये में सेल करते हैं, 1,000 रुपये के अंदर ही क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो आप क्या कहोगे कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो आप क्या कहेंगे सर अभी ऊपर ही देखा था कि 18,000 टोटल कॉस्ट लगी, उसमें से 1,000 जो ये हटा दें तो टोटल हमारी कॉस्ट लगी 17,000 और यूनिट जो है वो कितनी लगी 10,000, उसमें से 1,000 जो है वो वापस चले गए, मतलब उसमें से लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि 17,000 रुपये के अंदर 9,000 यूनिट जो है वो तैयार हुई, तो हम क्या कहेंगे 17,000 डिवाइडेड बाई 9,000 पर यूनिट कितना हो गया 1.88 रुपीज़। क्लियर है? हाँ जी सर। अब समझिएगा ये करने के बाद में जब ये कर लो उसके बाद में बाकी सारे इन्फॉर्मेशन लिखोगे ताकि आपका कभी कोई भी आंसर जो वो गलत नहीं हो। अब एक्चुअल जो यूनिट है बाय प्रोसेस बी, आपने जो बी को ट्रांसफ़र किया है, अब जरूरी है कि 10,000 में से 1,000 नॉर्मल लॉस हुआ तो 9,000 मिलना चाहिए, नहीं सर कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 8,000 मिले, हो सकता है कि 9,500 भी मिले। मतलब सर देखिए 10,000 है, इसमें से 1,000 का नॉर्मल लॉस है तो 9,000 बनना चाहिए, नॉर्मल लॉस है तो 1,000 बनना चाहिए। लेकिन क्या जरूरी है कि 9,000 बने, नहीं सर, हो सकता है कि 8,500 भी बने, हो सकता है कि 9 भी बने, हो सकता है कि 9.5 भी बने। सर क्या बात कर रहे हो, 9.5 भी हो सकता है क्या? देखो कभी कभी भगवान हम पे मेहरबान भी हो सकता है कि नॉर्मल लॉस जितना होना चाहिए उतना भी ना हो, ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांसेज है लेकिन ऐसा ना हो ये भी कोई बात नहीं है, हो भी सकता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं लेकिन हो सकता है। क्लियर है, समझ पा रहे बात? अभी समझने वाली बात जो है वो अभी कर रहे हैं, देखिएगा बहुत गहरी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं कई बार बहुत गहरी बातें कर देता हूँ, तो जो मैं बहुत गहरी बातें करता हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ अगर आपको पूछे कि कॉस्ट पर यूनिट बताइए तीनों केस में कि 8,500 यूनिट प्रोड्यूस हो तो क्या, 9,000 प्रोड्यूस हो तो क्या और 9,500 हो तो क्या। अगर बात करें 9,000 यूनिट की तब तो हम क्या कहेंगे कि 17,000 रुपये लगे और उसमें 9,000 यूनिट बनी तो पर यूनिट 1.88। क्लियर है सर? अगर 8,500 ही यूनिट मिली, 9,000 मिलने चाहिए थे लेकिन 8,500 ही मिले तो उस केस में कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा 17,000 डिवाइडेड बाय 9,000 1.88। अगर 9,500 मिले तो कितना होगा 17,000 डिवाइडेड बाय 9,000 1.88। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब बिल्कुल आप तो एकदम ऐसा नाइंसाफी टाइप कर रहे हो। ये 1.88 1.88 1.88 यही क्यों? यही मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, इनकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट जो है जो डिसाइड करने वाला है वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस जो है वो कॉस्ट पर यूनिट तक कंसिडर किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में ही होती है। मतलब सर ये आ गया 1.88, अब यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे कि एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना हुआ कि 9,000 मिलनी चाहिए थी, 8,500 ही मिले, मतलब 500 का नुकसान ज़्यादा हुआ, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। और इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे 1.88। यहाँ कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है नहीं। यहाँ क्या हुआ 9,000 मिलनी चाहिए थी, 9,500 मिली तो 500 का गेन हुआ एक्स्ट्रा, तो उनका वैल्यू कैसे करोगे 1.88 और ये आपके कॉस्टिंग P&L में जाएंगे, चाहे एबनॉर्मल गेन है चाहे एबनॉर्मल लॉस है। सर ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ आ रही है, लेकिन क्या एबनॉर्मल गेन होता है क्या? हो सकता है, बहुत कम चांस है लेकिन हो सकता है। क्लियर है? हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन में काफ़ी होता है तो आपने तो वही देख रहे हैं। क्लियर है सर? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बाय साइड में सिर्फ नॉर्मल लॉस लिखोगे और फिर क्या करोगे
कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लोगे। जो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये टोटल कॉस्ट ए बी सी जो भी है उसमें से जो अगर कोई नॉर्मल लॉस से रियलाइज हुआ तो वो लेस कर दीजिए, और ये यूनिट एक्स, और उसमें से अगर कोई नॉर्मल लॉस की तो वो हटा दीजिए, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जब ये एक बार कैलकुलेट हो जाए फिर बाद में क्या करोगे, आगे सारी चीज़ें लिखोगे। फिर आप क्या लिख दीजिए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर कितना ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है? इसको इनकम स्टेटमेंट रहने दीजिए। क्लियर है यहाँ तक का? अब उसके बाद में क्या करोगे, ये लिखोगे कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह कितना। सर जैसे अभी वाले एग्जांपल के अंदर ही बता दीजिए। देखो कितना कितना, 10,000, 5,000 और 3,000। ये यहाँ पर हमने लिख दिया 10,000, 5,000 और 3,000। ये हमने कहा कि 1,000 का इनपुट दिया था, नहीं 10,000 का इनपुट था। 10,000 का इनपुट था, 1,000 का ये था, 2,000 का ये था, और कॉस्ट पर यूनिट आपके आगे मान लीजिए 1.88। क्लियर? अब मान लीजिए आगे वाले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए 8,500। दोनों में से तीनों में से एक लेना होगा, 8,500 वाला हम कंसिडर करते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कितना कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 8,500, और इसका वैल्यू क्या है 8,500, और एक यूनिट का 1.88। तो कितना हो गया 8,500 इंटू 1.88 कितना हो गया 15,980। क्लियर है? 500 का नॉर्मल लॉस, और इसका भी वैल्यू कैसे 500, और एक यूनिट कितने का 1.88। 1.88 ठीक है। तो कितना हो गया 500 इंटू 1.88, ये कितना हो गया 940। टोटल कर दीजिए 18,000 इस साइड आ रहा है, 2,000 प्लस 940 प्लस 15,800, 980। एक सेकेंड ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी वो। टू 1.88, सॉरी ये गलत लिख दिया भाई। ये है 16,055। मैंने कुछ गलत, मेरे से लग गया था कि कुछ ना कुछ गलती कर दी है। 55, और ये है 500 इंटू 1.88, ये है 955। तो 955 प्लस 2,000 प्लस 16,055। कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छा ये नॉर्मल लॉस जो है वो गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ़ करें। यहाँ पर 1,000 ही है। तो ये इस साइड भी 18 आ रहा है और इस साइड भी 18 आ रहा है। 18,005 का फर्क आ रहा है 5 रुपये का, वो बाय फ्रैक्शन की वजह से आ रहा है। 1.8888 है तो उसके हिसाब से चेंज आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका प्रोसेस अकाउंट बनेगा। सर मतलब हम अगर आपको यहाँ तक का रिवाइज करवाए ना, करवा दीजिए। बताइए भाई क्या क्या आपने सीखा। सर यहाँ तक का ये सीखा कि प्रोसेस अकाउंट में बस मेन ध्यान ये रखना है कि बाई साइड में सिर्फ नॉर्मल लॉस लिखिए, उससे कुछ पैसा रियलाइज हुआ तो वो लिखिए, और कॉस्ट पर यूनिट पहले कैलकुलेट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शाबाश। वो जैसे ही कैलकुलेट हो जाए फिर आप बाकी के सारे काम है जो करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुए एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन वो लिखिए, उनका वैल्यू उस जो यूनिट आपके पास है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब ये जो है प्रोसेस ए ट्रांसफर करेगा प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी करेगा प्रोसेस सी, जितने भी प्रोसेस, और फिर लास्ट में फिनिश कोर्स में। फिनिश कोर्स में ओपनिंग होगा कुछ कि ये इतने फिनिश कोर्स पहले से तैयार है, क्लोजिंग होगा कि ये इतने फिनिश कोर्स लास्ट में तैयार पड़ी है। इस साल जो आएगी वो टू साइड में आ जाएगी, और बाय साइड के अंदर क्या कर देंगे, जो इस साल सेल हुई वो आगे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर जो इस साल सेल हुई है वो यहाँ पर आ गई। इसकी सेल्स वैल्यू यहाँ लिख दी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इससे रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा।
बाकी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए दो चीज़ें, या तो आप क्या कर दीजिए, इसकी एबनॉर्मल लॉस जो इसकी कॉस्ट यहाँ लिख दीजिए, और बाय कैश इसकी वैल्यू है जो वो यहाँ लिख दीजिए, और वैसा वैसे एबनॉर्मल गेन की भी कॉस्ट यहाँ लिख दीजिए, और इसके भी कुछ वैल्यू होती है वो इस साइड लिख दीजिए। अब ये वैल्यू या फिर इसको नॉर्मली ये मेथड कम फॉलो किया जाता है और डायरेक्ट लिखा जाता है एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस इनकम स्टेटमेंट। अब ये कितने से लिखा जाता है वो ध्यान से समझने लायक है। अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो कितने से लिखा जाएगा, समझिएगा। एबनॉर्मल लॉस जो है वो लिखा जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस माइनस रियलाइजेबल वैल्यू। सर ये क्या है रियलाइजेबल वैल्यू? देखिए यूँ समझिए, ये जैसे कैलकुलेटर था, मैं दुकान से लेके आया, शॉप से लेके आया, 500 रुपये में खरीद के लेके आया, घर पे लाया चेक किया कि काम नहीं कर रहा। क्लियर है? ठीक है सर। फिर शॉप पे वापस गए, हमने कहा कि इसको चेंज करो, उन्होंने कहा कि हमारे पास चेंज की कोई पॉलिसी नहीं है, और अभी बायबैक वगैरह हम कुछ मतलब ये वापस कुछ भी नहीं लेंगे, रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। हमने कहा ठीक है यार। हम वहाँ से बाहर निकले और कोई और हमारा फ्रेंड दिखा, तो उसने कहा कि क्या हुआ? हमने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, कैलकुलेटर खरीदा और ये अभी इस तरीके से सिचुएशन हो गई। उसने कहा कि इसको तो धूप में रखो सही हो जाएगा। हमने कहा यार नहीं ऐसा थोड़ी होता। उसने कहा एक काम कर, तूने कितने में खरीदा? 500 में, 200 मुझे भेज दे। हमने कहा ठीक है 200 में ये लो, कैलकुलेटर लेके तुम जाओ। अब 200 में उसको दिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कैलकुलेटर की वजह से नुकसान कितना हुआ, 500 या 300? सर कैलकुलेटर की वजह से नुकसान हुआ 300 का। समझ पा रहे? बस सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर एबनॉर्मल लॉस है, जैसे आपका एबनॉर्मल लॉस कितना था, 500 यूनिट थी जिसका वैल्यू था 955। लेकिन मान लीजिए ये 500 जो एबनॉर्मल लॉस वाली है पूरी तरीके से खराब नहीं हुई और उसमें से डिफेक्टिव टाइप की कम क्वालिटी के, और उसको आपने मार्केट के अंदर कम भाव में 500 में बेच सकते हो। तो आप क्या कहोगे, 955 का नुकसान या 500 माइनस हटाने के बाद 455 का नुकसान? 455 का नुकसान। तो आप क्या करोगे, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो क्या कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस लिख दीजिए इस साइड 955 और इस साइड बाय कैश लिख दीजिए 500। नॉर्मली इसकी जगह क्या किया जाता है, यहाँ इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखा जाता है 455। क्लियर? तो कितना लिखा जाएगा 455। तो यहाँ पर जो एक्स है उसको किस तरीके से लिखा जाता है डायरेक्टली अगर लिखे तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस माइनस रियलाइजेबल वैल्यू। ओके सर समझ आ गया, इसमें कोई खास परेशानी वाली बात थी नहीं। अभी आपने एबनॉर्मल गेन के बारे में भी कुछ कहा। देखिए मान लीजिए 500 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ और उसका कॉस्ट निकाला हमने 955, उसका कॉस्ट निकाला हमने 955। हमने कहा यस 955 का फायदा होगा, 955 कमा लिए। नॉर्मल लॉस उसके पास ही बैठा था, नॉर्मल लॉस को गुस्सा आया, उसने कहा कि रुक इधर आ। अब नॉर्मल गेन जो था वो हंसता हंसता उसके पास गया। उसने कहा देख अगर तू नहीं होता तो क्या होता, अगर तू नहीं होता तो क्या होता? समझ पा रहे बात? उसने पूछा अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? उन्होंने कहा अगर तू नहीं होता ना तो मैं होता। मतलब अगर एबनॉर्मल गेन तू नहीं आता ना तो नॉर्मल लॉस होता। और नॉर्मल लॉस किससे चार्ज होता? कस्टमर से चार्ज होता, प्रोडक्शन से चार्ज होता, प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनता। हाँ जी सर सही बात है। तो अगर तू नहीं होता तो ये क्या होता, मैं कस्टमर से चार्ज करता। तो इतना तूने हमारा फायदा नहीं करवाया, कंपनी का फायदा नहीं करवाया, ये अल्टीमेटली कस्टमर से चार्ज कर रहे थे, वो कस्टमर से चार्ज कम होगा। समझ पा रहे बात? तो वैसा वैसा एबनॉर्मल गेन के सिचुएशन में भी क्या होगा कि अगर 500 है और 955 ये है इसका, तो फिर वहां पर क्या देखेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। कि नॉर्मल लॉस मान लीजिए 500 यूनिट का नॉर्मल लॉस होता है और उसको 400 में बेच दें, तो हम क्या कहेंगे कि 400 तो हम वैसे ही कस्टमर से चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो कितना कमाया इसने, कितना कमा के दिया 955 माइनस 400 555। समझिएगा बात, 955 का फायदा हुआ, टोटल हमें 955 की यूनिट जो वो एक्स्ट्रा मिली। लेकिन ये अगर 955 की यूनिट एक्स्ट्रा नहीं मिलती ना तो भी हम 400 रुपये तो कस्टमर से चार्ज कर ही रहे थे, 400 रुपये तो हम कस्टमर से चार्ज कर ही रहे थे और वो किए भी है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज हुआ क्या एबनॉर्मल गेन की वजह से? नहीं। तो 400 तो हमने कस्टमर से चार्ज किए ही है वैसे वैसे। एक्स्ट्रा जो आपने कितने अर्न किए एबनॉर्मल गेन की वजह से, कितने का फायदा हुआ 555 रुपये, 555 रुपये। समझ पा रहे हो सर? ये कैसे कहा है नॉर्मल लॉस ने कि अगर तू नहीं होता तो क्या होता, मैं ही होता। समझिएगा, अगर मान लो यूनिट है 9500 की जगह 9000 होती, 1000 तक का तो नॉर्मल लॉस अलाउ था। समझ पा रहे हो? तो ये 500 एबनॉर्मल गेन किसके हिस्से के कटे हैं?
नॉर्मल लॉस के हिस्से के घटे। ठीक है सर, अब हम समझ गए कि किस किस वैल्यू से ये आते हैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन इनकम स्टेटमेंट में, वो हम समझ। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसको हम अलग सेशन के अंदर देखेंगे। अब हम देख लेते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सेम वैसा वैसा इलिस्ट्रेशन है और इससे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस अकाउंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ये इस तरीके से, डायरेक्ट मेटेरियल उन्होंने कितना इनकर किया, डायरेक्ट वेजेज कितना इनकर किया वो दिया, फैक्ट्री ओवरहेड दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया तीनों का कि कितना कितना, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ वो दे दिया इन्होंने। क्लियर है। फिर इन्होंने कहा प्रोसेस 1 जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है प्रोसेस 2 को 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, जो ट्रांसफर प्राइस होगी उसका 25% प्रॉफिट जोड़ेगा। प्रोसेस 2 जो है वो क्या करता है, प्रोसेस फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है। अच्छा, प्रोसेस 3 नहीं है, प्रोसेस 3 जो वो फिनिश गुड्स है। क्लियर है, फिनिश गुड्स कह दो या प्रोसेस 3 कह दो। ये क्या करता है, 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस करता है। स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, और वो कहते हैं स्टॉक को हम वैल्यू कैसे करते हैं, प्राइम कॉस्ट पे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज को कंसिडर करके हम क्या करते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की? आदि सर। फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ए, फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ए प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन उस वैल्यू पे किया जाएगा जहां से, जिस वैल्यू पे प्रोसेस 2 से उसे ट्रांसफर हुआ है। और सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो कितने का है, 1,40,000, 1,40,000 का क्या हुआ हिस्सा सेल हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है? हाँ जी सर, यहाँ तक की बात हमें समझ आ चुकी है। क्वेश्चन समझ चुके हो? बहुत ध्यान से समझिएगा भाइयों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करने लायक है। अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन तक का समझ आ चुका है। अब देखिएगा आंसर जो है वो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार के अंदर इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ग्रिप कर पाओ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब एक पूरा टाइम जो है वो इस पे फोकस कीजिएगा, पूरा जो अपना माइंड है वो 100% यहाँ पर लगाइएगा। देखिए, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे। अब क्वेश्चन अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी है तो फिर वो आपके जो भी बेसिक कंडीशन है उससे ऊपर जाएगा और उसको सबसे पहले फॉलो करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा लेकिन ये अभी पूरा का पूरा समझेंगे। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि इसका प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक वगैरह दे रखा है। अब यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन जो बता रहा है उसके हिसाब से प्रॉब्लम क्या हमारी, पहले तो वो देखिए कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करता है तो वो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करता है। प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 को या फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है तो उसमें प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करता है। अब प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को जो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ के भेजा तो उस वजह से क्या हो गया, प्रोसेस 2 के पास जो यूनिट लिखी गई है उसकी वैल्यू जो लिखी गई उसमें कुछ हिस्सा कॉस्ट का है और कुछ हिस्सा प्रॉफिट का, और ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। क्यों सर? देखिए, प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया, क्या ये किसी बाहर वाले को सेल हुआ है क्या? नहीं। जब तक किसी बाहर वाले को सेल नहीं हुआ तब तक क्या कोई प्रॉफिट हो सकता है क्या? नहीं। क्या कोई खुद को सेल करके मुनाफा कर सकता है क्या? नहीं। एज ए कंपनी देखें तो उसके 2 डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है और वो कह रहा है कि बस मुनाफा कमा लिया, ये पार्टी कर लो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हमारा जो प्रॉफिट है वो कब होगा, जिस दिन ये जो है वो बाहर वाले कस्टमर को ट्रांसफर होगा। अब ईयर एंड होगा तो अपने को पता करना होगा कि भाई इसमें से ओरिजिनल कॉस्ट कितनी और आपस में मुनाफा कितना लिखा गया है। तो शुरुआत से ही क्या किए जाएंगे, अलग अलग कॉलम बनाए जाएंगे, उनके ओरिजिनल कॉस्ट कितनी और उसमें प्रॉफिट कितना जोड़ा गया। प्रॉफिट जोड़ क्यों रहे हैं, ताकि हर प्रोसेस की जो इंडिविजुअल उनकी मेजरमेंट है वो हो सके कि कौन सा प्रोसेस जो वो इफेक्टिव काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इस प्रॉफिट को लास्ट में हटाना भी होगा ताकि आप ट्रू प्रॉफिट, सच्चा प्रॉफिट जो वो पता कर पाए। हाँ जी सर, समझ आ गया कि समस्या क्या है? तो देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं प्रोसेस 1 का जो है वो, प्रोसेस 1 जो है वो तो पहला ही प्रोसेस है, इसके पास जो भी होगा इसमें कुछ प्रॉफिट होगा क्या? नहीं।
प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करेगा तो प्रोसेस 2 के पास जब जाएगा तब उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, बाकी प्रोसेस 1 वाले में तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। हाँ जी सर सही बात है। तो प्रोसेस 1 जो है उसने 7500 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है, तो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि ओपनिंग के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं, ये पूरा का पूरा 7500 जो होगा कॉस्ट है। क्लियर है। फिर इसने क्या किया, 15,000 ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस, प्रीवियस तो इसका है ही नहीं, ये तो पहला ही है। फिर डायरेक्ट मटेरियल, इसने डायरेक्ट मटेरियल लगाया 15,000 का, ये 15,000 का पूरा का पूरा कॉस्ट, इसने कुछ भी प्रॉफिट जोड़ा है क्या अभी तक? नहीं। 11,200 का इसने डायरेक्ट वेजेज लगाया, 11,200 का डायरेक्ट वेजेज लगाया, तो ये कितना हो गया 11,200 का। इसमें प्रॉफिट है क्या? नहीं, अभी तक कोई प्रॉफिट की बातें नहीं हुई है। टोटल यहाँ तक की प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। हाँ जी सर कर लीजिए। देखिए 7500 प्लस 15,000 प्लस 11,200, 33,700, 33,700, और ये कितना हो गया? नील हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक की बात बढ़िया है, समझ आई बात हमें, ये अच्छी भी लगी। इसमें से इसका क्लोजिंग कितना है? 3700। इसका क्लोजिंग कितना है? 3700। देखिए प्रोसेस 1 प्रोसेस बी को ट्रांसफर करते वक्त प्रॉफिट लिखता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या प्रोसेस बी को ट्रांसफर हुआ है? नहीं। तो क्या इसमें कुछ प्रॉफिट लिखा गया है क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस 1 है, इसने अभी कहीं से लिया नहीं है। अगर इसने कहीं से लिया होता तो वो प्रॉफिट जोड़ के रखा होता तो हो सकता था कंपनी के इसमें प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ ओवरऑल एज ए कंपनी भी देखें तो ये प्रोसेस 1 है, इसने अभी कुछ भी प्रॉफिट लिखा नहीं है, तो ये 3700 पूरी की पूरी कॉस्ट ही है। क्लियर है, ये 3700 यहाँ लिख दिया इसने, ये इसमें से लेस कर दिया, तो ये कितना हो गया? 30,000। अब सर क्लोजिंग स्टॉक को ऐसा वैल्यू क्यों किया? क्योंकि ये क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर अदरवाइज हम क्या करते, पहले प्राइम कॉस्ट के बाद में ओवरहेड जोड़ते और ओवरहेड के बाद में क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते। क्या उससे सर कोई फर्क पड़ता? प्रोसेस 1 में तो नहीं पड़ता, प्रोसेस 2 में पड़ेगा अगर ऐसा चेंज होता तो, जो हम प्रोसेस 2 के अकाउंट के साथ देखेंगे भी। ठीक है सर, क्यों ऐसा क्यों किया था आपने? क्योंकि ये देखो लिखा हुआ स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, स्टॉक को प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, मतलब ये इसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूशन होगा। सर क्या ऐसा परमिटेड है? हाँ ऐसा किया जाता है, अलग अलग कंपनी जो वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब 30,000 और इसने ओवरहेड कितने चार्ज किए? ओवरहेड इसके हुए हैं फैक्ट्री ओवरहेड 10,500, तो ये हो गए 10,500, तो इसकी टोटल प्रोसेस कॉस्ट हो गई है 40,500, 40,500। अब समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस 1 जो है वो क्या करता है, 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस जो वो ऐड करता है, 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। 25% प्रॉफिट मतलब अगर ट्रांसफर प्राइस 100 है तो उसमें प्रॉफिट जो है वो 25 है, मतलब कॉस्ट कितना है? 75 है। अभी जो आपने आगे ट्रांसफर किया है उसकी कॉस्ट कितनी है? प्रोसेस कॉस्ट कितनी है? ये कॉस्ट क्या गया, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 40,500, तो उसको ट्रांसफर कितने पे किया होगा? तो सर ये हो गया 40,500 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो उसको ट्रांसफर किया होगा 54,000 में, 54,000 माइनस 40,500, तो ये 13,500 का इसने क्या किया, ए ने बी को ट्रांसफर करते वक्त मुनाफा लिखा, तो ये प्रॉफिट लिख दिया इसने 13,500, तो बाय प्रोसेस 2। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, या यूं कहते हैं कि आज अभी तक जो भी सेशन हुआ उसमें सबसे लंबा सेशन यही होगा। 13,500, तो टोटल जो है ट्रांसफर कितने का हुआ है? 54,000 में, और जिसमें से कॉस्ट कितना है? 40,500, और प्रॉफिट कितना है? 13,500। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, वो दो बातें कही है कि स्टॉक को प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करेगा तो उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया है। पहले के अंदर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पहले प्रोसेस के अंदर कुछ प्रॉफिट है नहीं, उसने जो टोटल ट्रांसफर किया है वो 40,500 की कॉस्ट का किया है, और वो कह रहा है कि 25% प्रॉफिट हम ट्रांसफर प्राइस पे जोड़ते हैं, उसके हिसाब से हमने ट्रांसफर प्राइस को 100 मान लिया, प्रॉफिट देख लिया, कॉस्ट देख लिया, और यहाँ पर हमने ये सारा कैलकुलेट कर लिया कि कितने में ट्रांसफर किया, 40,500 का
54,000 में और 54,000 और 13,500 का प्रॉफिट लिखा। अब प्रोसेस 2 की बात करते हैं। प्रोसेस 2 के पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो 9,000 है और इसमें उसका प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट लिखा हुआ है 1,500 का। सर इसके ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट क्यों है? देखिए प्रोसेस 2 के पास जो आया वो कहाँ से आया? प्रोसेस 1 से। अब प्रोसेस 1 ने उसमें क्या लिखा है? प्रॉफिट जोड़ के भेजा है। क्या ये प्रॉफिट अभी हमने बाहर वाले से कमाया है क्या? नहीं, अभी ये हम आपस में ही लिखे हैं, तो इस प्रॉफिट को अलग लिखना होगा क्या? हाँ जी। तो 9,000 वाले में 1,500 का प्रॉफिट है, मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? 7,500। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? हाँ जी सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। प्रोसेस सेकंड से भी कुछ ट्रांसफर हुआ था? हाँ जी सर, 54,000 का हुआ था, जिसका 40,500 जिसकी कॉस्ट है और 13,500 का उसने प्रॉफिट लिखा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोसेस 2 में फिर मेटेरियल और 15,750 और 11,250, 15,750 और 11,250, 15,750 और 11,250। एक इलस्ट्रेशन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर कर लेता है, इस वजह से इलस्ट्रेशन जो है उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ताकि इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें जो समझ आ जाए। क्लियर? ये यहाँ तक का हो गया प्राइम कॉस्ट। ये कह रहे हैं स्टॉक का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट के हिसाब से ही करना है, तो प्राइम कॉस्ट तक का टोटल कर दो। ये हो गया 13,000 और ये हो गया 15,000, 13,500 और ये 15,000। ये हो गया भाई 7,500 प्लस 40,500 प्लस 15,750 प्लस 11,250। ये हो गया 75,000, मतलब ये हो गया 90,000। अब समझिएगा, ये कह रहा है इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4500 है। 4500 जो है वो प्रोसेस 2 का क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, मतलब वो क्या लिखा हुआ? टोटल का अमाउंट लिखा हुआ होगा कि वो कह रहा है कि टोटल 4500 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। क्या इस क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट होगा? हाँ जी सर, इसमें भी प्रॉफिट होगा। वो कैसे पता करें? देखिए इनका 90,000 का जो इन्वेंट्री है, ये यहाँ लिख देते हैं, 90,000 का जो टोटल है उसमें प्रॉफिट कितना है? सर उसमें प्रॉफिट है 15,000 का। तो भाइयों अगर 4500 का है तो इस 4500 में कितने का प्रॉफिट होगा? सर उसी प्रोपोर्शन में होगा। हाँ उसी प्रोपोर्शन में होगा, मटेरियल जो है वो उसी में से रहा है क्लोजिंग स्टॉक भी। समझ पा रहे हैं बात? तो देखिए 15,000 का प्रॉफिट होता है 90,000 में, तो 4500 में कितने का होगा? मल्टीप्लाई बाय 45। तो ये हो गया 15,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4500। ये हो गया आपको 750 रुपये। क्लियर? 750 रुपये का प्रॉफिट। तो ये हो गया 4500 माइनस 750 का प्रॉफिट, तो ये 3750 का कॉस्ट का हिस्सा। तो ये यहाँ तक का टोटल कर लीजिए, 90,000 माइनस 4500, 85,500, 75,000 माइनस 3750, 71,250, 15,000 माइनस 750, 14,250। ओवरहेड कितने लगे? 4500, फैक्ट्री ओवरहेड 4500, ये 4500 कॉस्ट है इसमें तो सारी सारी, इसमें कुछ प्रॉफिट है नहीं। ये हो गया टोटल प्रोसेस कॉस्ट हो गई ये 90,000, 85 से 86 और 90, और ये हो गया 71,250 प्लस 4500, ये हो गया 75,750, और ये हो गया 14,250। क्लियर? अब प्रोसेस 2 जो है वो क्या करता है? 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो वही ट्रांसफर प्राइस अगर 100 तो प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट 80, 80। ठीक है। अब इन्होंने जो ट्रांसफर किया है प्रोसेस 2 ने, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस 2 ने जो ट्रांसफर किया है, प्रोसेस 2 की कॉस्ट क्या है? 90,000 या 75,750। प्रोसेस 2 की कॉस्ट क्या है? 90,000 या 75,750।
सर इसकी कॉस्ट है 90,000। सर का है, इसमें तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट इसका है क्या? नहीं, ये प्रॉफिट किसका है? ए का है। मान लीजिए अपने अपने यहाँ पर दो डिपार्टमेंट, एक आप चला रहे एक मैं चला रहा हूँ। मैंने आपको क्या किया, 100 का जो है वो 120 में ट्रांसफर किया। मैंने 100 की चीज़ आपको 120 में ट्रांसफर की, तो आपके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? सर 120 हो गया, हमने तो 120 ही माना है, उसको 120 में खरीदा है। समझ पा रहे बात? तो प्रोसेस बी के लिए कॉस्ट क्या होगी? 120 रुपये। ये 20 रुपये का मुनाफा किसका है? मेरा है। समझ पा रहे बात? आपके लिए तो कॉस्ट ही कितनी होगी? 120 रुपये। या यूँ समझ लीजिए मैं सेलर हूँ, अगर अपन दोनों अलग अलग होते तो क्या होता उस केस के अंदर? मैं इस कैलकुलेटर को लेके आया 400 रुपये में, और आप मेरे से खरीदना है और मैं 500 रुपये में आपको बेचा, तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 400। आपकी कॉस्ट कितनी है? 500। समझ पा रहे हो? और प्रोसेस के अंदर हम कर ही क्या रहे हैं? इनको अलग अलग ही कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो इस 90,000 में अभी तक प्रोसेस ए का है, प्रोसेस बी के लिए ये कॉस्ट कितनी? 90,000 है। तो इस 90,000 में प्रॉफिट कितना होगा? सॉरी, 90,000 ये जो है कॉस्ट है, ये 90,000 कॉस्ट है, तो ये इसको ट्रांसफर कितने में करेगा? 20% जोड़ के, मतलब ये 20, तो ये 90,000 जो है वो 90,000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 1,12,000, 1,12,500 में माइनस 90,000, मतलब प्रॉफिट कितना लिखा? 22,500। तो 22,500 का इसने प्रॉफिट लिखा, सॉरी, ये 22,500 का इसने प्रॉफिट लिखा। तो टोटल इसने जो ट्रांसफ़र किया बाय फिनिश्ड गुड्स कितने में? 1,12,500 में, जिसकी कॉस्ट कितनी? 90,000 है, और प्रॉफिट कितना है? 22,500। ये आपको समझ आया क्या? हाँ जी सर, समझ आया। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का समझ आया। देखिए ओवरहेड जो है वो यहाँ लिखा जाता है प्राइम कॉस्ट के बाद में ओवरहेड, और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होता है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन ये नहीं लिखता, अगर ये लाइन क्वेश्चन नहीं लिखता स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, तो क्या होता सर? तो ये होता, देखिए, तो ये होता, आप क्या कहते हैं कि 90,000, 90,000, 75,000, 15,000, फिर आप क्या करते हैं? ओवरहेड जोड़ते 4500, ये कॉस्ट, और इसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं। फिर आप क्या कहते हैं कि 94,500, 79,500 और 15,000। फिर आप क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक 4500। फिर इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके हिसाब से 94,500 और 15,000, तो ये इस हिसाब से कैलकुलेट होता है। क्या समझ पा रहे हैं बात? अगर क्वेश्चन ये नहीं बोलता तो समझ आ रही बात? ये क्वेश्चन ने बोला, इस वजह से ही आपने ऐसा किया है। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई हम प्राइम कॉस्ट पे ही वैल्यू करते हैं, तो फिर वैसा ही करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ तक हमें अभी कोई भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक हम अच्छे से समझ चुके। तो भैया यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब इसके अंदर कुछ भी बचा नहीं है खास, अब तो बस इसको ख़त्म सही करना है। तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए 22,500, जिसमें प्रॉफिट कितना है? 8,250, 22,500, 22,500, 8,250। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 22,500 माइनस 8,250, 14,250। और बाकी प्रोसेस 2 वाला जो बात करें तो वहाँ से कितने का आया? टोटल 1,12,500 का, जिसका कॉस्ट जो है वो 90,000 है, और प्रॉफिट जो है वो 22,500। और ये इसका टोटल हो जाएगा, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने का है? 11,250 का है। क्लोजिंग स्टॉक 11,250 का है। देखिए ये कितना हो गया? 1,12,500 प्लस 22,500, टोटल कितने का हो गया? 1,35,000, और 14,250 प्लस 90,000, 1,04,250, 8,250 प्लस 22,500, ये कितना हो गया? 23,750। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे कि 1,35 के अंदर कितना होता है प्रॉफिट? 30,750 होता है 1,35,000 के वैल्यू में।
तो 11,250 में कितना प्रॉफिट होगा, तो क्या कहोगे 30,750 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 11,250, तो ये आ रहा है आपका 2563 30,750 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 11,250 2563 और माइनस कर दे अगर 11,250 तो ये आ जाएगा 8687। ये इस तरीके से लेस कर देंगे, ये यहाँ का अमाउंट आ जाएगा जो भी है, ये आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। और जो सेल है वहाँ पर अब बाय शेष जो वो 1,40,000 का दे रखा है, तो बाकी का जो आपका प्रॉफिट जो वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार सर पूरा रिवाइज हो जाए ना तो फिर मजा सा आ जाए। सर एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए तो मजा सा आ जाए। देखिए हम कंप्लीट रिवीजन जो वो अभी कर लेते हैं। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्लियर है भाई? अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, फिनिश कोर्स का ये हमने कंसिडर नहीं किया। फिनिश कोर्स वैल्यू डेट है प्राइस एट इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। देख लीजिएगा लास्ट के अंदर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, देख लीजिएगा, लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख देते हैं। वो कह रहा है प्रोसेस फिनिश गुड्स का वैल्यूशन जो वो इसके हिसाब से होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना इसके हिसाब से, सॉरी प्रोसेस 2 से जो रिसीव हुआ उसके हिसाब से। मतलब सर देखिए फिनिश गुड्स इसका कितना है, कितना है क्लोजिंग 11,250 11,250। वो कह रहा है इसका वैल्यूशन प्राइम कॉस्ट के हिसाब से नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, प्राइम कॉस्ट वगैरह के हिसाब से नहीं। इसका जो वैल्यूशन है वो किसके हिसाब से, प्रोसेस 2 से जो ट्रांसफर हुआ उसके हिसाब से। तो प्रोसेस 2 का जो ट्रांसफर हुआ उसमें क्या है 11,250 का ट्रांसफर होता है, तो उसके 90,000 कॉस्ट है और 22,500 उसका प्रॉफिट है। तो क्लोजिंग स्टॉक इसका कितना है 11,250, तो ये कितना हो जाएगा कॉस्ट 9,000 और ये कितना हो जाएगा 22,50। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, ये मैंने थोड़ी गलती से लिख दिया था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं अगर 9,000 और ये 22,50, तो ये हो गया 1,35,000 माइनस 1,35,000 माइनस 11,250, तो ये हो गया फिनिश गुड्स जो सेल किए वो 1,23,750 और ये हो गया 1,04,250 माइनस 9,000 95,250 और ये हो गया आपका 30,750 माइनस 22,50 28,500। क्लियर है? और फिर इसके हिसाब से 1,40,000 और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात क्या मेरी यहाँ तक की? हाँ जी सर, यहाँ तक की बात हम समझ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए आज का सेशन थोड़ा लंबा हुआ लेकिन हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अब एक बार के अंदर हो सकता है कि आपको इसके अंदर थोड़े से डाउट रहे, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट के अंदर थोड़ा सा डाउट रह जाता है। अगर रह जाता है तो उस केस के अंदर आप इस क्लास को एक बार वापस देख लीजिएगा, तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के अंदर भी अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखोगे तो वो भी 2 बार देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये दोनों सेशन जो है प्रोसेस के दोनों आप 2-2 बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? और अगर मैथ्स जिनके कमजोर होते हैं वो ओवरहेड के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह वाला 2 बार देख लीजिए। एक बार सर पूरा रिवाइजन करवा दीजिए। वैसे सेशन तो लंबा जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं सर, एक बार करवा दीजिए ताकि फिर हमें डाउट नहीं रहे। आज हमने प्रोसेस अकाउंट देखा, नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट। उसके अंदर क्या करेंगे, 2 साइड में कॉस्ट लिखेंगे, बाय साइड में सिर्फ नॉर्मल लॉस, उसकी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू लिखेंगे। फिर हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, बाकी की चीज़ें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह वो लिखेंगे। उनको जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया उनसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे और इस तरीके से प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। बहुत बेसिक सी बातें थी। और फिर उसके बाद में हमने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट देखा। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर करते वक्त अगर प्रॉफिट लिखता है तो उस केस के अंदर उस प्रॉफिट को हटाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाले जो अकाउंट है वो बनाते हैं। तो वो हम कैसे बनाते हैं, वो हम शुरू से इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट जो भी होता है वो अलग कर दिया जाता है। शुरुआत से लिखते हैं इसी तरीके से उनको अलग लिख दिया जाए।
और उस वजह से ये जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं कि इनके अंदर इंटर प्रोसेस का प्रॉफिट जो वो एलिमिनेट हो जाए। क्लियर है? किस तरीके से लिखते हैं वो हमने एक इलिस्ट्रेशन के जरिए समझा। नॉर्मली वैल्यूशन जो वो स्टॉक का वैल्यूशन ओवरहेड जोड़ने के बाद होता है, इसमें इलिस्ट्रेशन ने स्पेसिफिकली कह दिया था, इस वजह से हमने इसको प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया 1 और 2 का, और फिनिश गुड्स का हमने प्रोसेस 2 से जो ट्रांसफर हुआ वो। ये क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे हुआ, बाकी अगर ये नहीं होता तो उस केस के अंदर हम नॉर्मल ओवरहेड जोड़ के फिर वैल्यूशन करते हैं। क्लियर है? उसके अंदर हमने क्या सीखा कि प्रोसेस 1 के अंदर ना ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट होगा ना क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो शुरुआत है। प्रोसेस 2 के ओपनिंग में भी प्रॉफिट होगा और क्लोजिंग में भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो प्रोसेस 1 से आया है। तो प्रोसेस 1 अगर प्रॉफिट चार्ज कर रहा है तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में ही होगा, और वो फिर आगे ट्रांसफर करेगा, तब उसके लिए कॉस्ट वाला पार्ट जो है वो नहीं देखा जाएगा। वो जो प्रॉफिट ऐड करेगा वो टोटल वाले कॉस्ट के हिसाब से करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो क्या है, प्रोसेस 2 से जो मिली है, सॉरी प्रोसेस 1 से जो मिली है से प्रॉफिट जोड़ के अमाउंट वही उसकी कॉस्ट है। वैसे वैसे यहाँ सीधा फिनिश गुड्स, अगर फिनिश गुड्स ना होके प्रोसेस 3 भी आगे ट्रांसफर करता तो वो किसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ता? टोटल वाले कंपोनेंट पे। क्यों? क्योंकि अभी तक वाले पार्ट के अंदर प्रोसेस 3 कुछ भी प्रॉफिट लिखा होता है क्या? नहीं, अभी तक का जो भी प्रॉफिट है वो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का होता। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी जो आपने इस सेशन के अंदर सीखी। अब बाकी का जो है वो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वो नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ये दोनों सेशन बहुत ही अटेंटिव रहने वाले सेक्शन है, अगर सेशन है, और अगर आपको इनके अंदर कुछ भी डाउट रहा है तो उस केस के अंदर एक बार आप इनको दोबारा देखिए इन सेशन को, क्योंकि ये जो सेशन है ये एक बार में आसानी से समझ नहीं आते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इस वजह से। तो आप एक बार इन सेशन को वापस देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।